हे माइंडफुल पीपल्स, आज की वीडियो में आपको बहुत सारे फैक्ट्स जानने को नहीं मिलेंगे, बल्कि आज आपको कुछ ऐसे डेली लाइफ वाले सवालों के डिटेल जवाब मिलेंगे जिसे जानने के बाद आपके ज्ञान का भंडार थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, दोस्तों, जब भी आपने कभी कोल्ड ड्रिंक खरीदी होगी तो आपने ऐसा जरूर किया होगा, कभी न कभी तो जरूर किया होगा। अब हम ठहरे साइंस के दीवाने, तो हमें इन छोटी छोटी चीजों के पीछे का साइंस समझने में बहुत मजा आता है। तो इसीलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर मैं एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदूं और अगर उसे बिना खोले शेक करता रहूं, तो क्या बोतल के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा या सेम रहेगा? आप अपना टाइम लो, वीडियो को पॉज करो और सोचो इसके बारे में, दिमाग लगाओ और फिर कमेंट या फिर यहाँ दिए हुए पोल में बताओ कि इसका जवाब क्या है। अगर आप सोच रहे हो कि बोतल के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, जो लगभग 90% लोग सोच रहे होंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आप चाहे बोतल को कितना भी शेक करो, ध्यान रहे बोतल अभी तक खुली नहीं है, तो ऐसे में आप उसे कितना भी शेक कर लो, उसके अंदर का प्रेशर सेम ही रहेगा, जो कि लगभग 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। अब इसमें 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही क्यों होता है, इसे जानने के लिए चलो देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स आखिर बनती कैसे हैं। इसके लिए पहले इसका एक फ्लेवर्ड लिक्विड तैयार किया जाता है। ये बिल्कुल मीठे पानी की तरह होता है, जिसमें अलग अलग कंपनीज अपना अलग अलग सीक्रेट फॉर्मूला डालकर ये लिक्विड तैयार करती हैं। सीक्रेट फॉर्मूला से याद आया, एक बार कोका कोला के एक वर्कर ने पैसों की लालच में अपनी कंपनी का सीक्रेट फॉर्मूला पेप्सी को बेचने की कोशिश करी, और फिर पेप्सी ने पता है क्या किया, ये बात जाकर कोका कोला को बता दी। कट गया बेचारे का। उस फ्लेवर्ड लिक्विड यानी कि मीठे पानी के बाद कोल्ड ड्रिंक को एक क्लोज्ड चेंबर में बंद कर दिया जाता है और इसे एक दूसरे चेंबर से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसमें प्रेशराइज्ड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। इसके बाद धीरे धीरे प्रेशराइज्ड गैस सॉफ्ट ड्रिंक में घुलना स्टार्ट कर देती है और ये प्रोसेस कुछ टाइम तक चलता है और थोड़ी देर बाद कार्बन डाइऑक्साइड उस लिक्विड में घुलना बंद हो जाती है। ड्रिंक में कितनी CO2 घुलेगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि CO2 के चेंबर में कितना प्रेशर है और वहाँ का टेम्परेचर कितना है। जैसे कि अगर हम CO2 के टेम्परेचर को बढ़ा दें तो ड्रिंक में घुलने वाली CO2 की मात्रा भी बढ़ जाएगी। सेम यही चीज हेनरीज लॉ भी कहता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द लिक्विड। इसके बाद दोनों चेंबर्स को अलग अलग करके ड्रिंक्स को बोतल में भर दिया जाता है। जिस वक्त ड्रिंक्स को बोतल में भरा जा रहा होता है, उस समय जो बोतल के ऊपर जो खाली स्पेस होती है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है, लेकिन जब ये बोतल्स कई दिनों तक रखी रहती हैं, तो इस लिक्विड में मौजूद CO2 धीरे धीरे रिलीज होती रहती है और इसके ऊपर के इस पार्ट का प्रेशर बढ़ता रहता है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब जितनी गैस इस लिक्विड में से रिलीज हो रही है उतनी ही गैस इस लिक्विड में वापस घुल भी जाती है। यानी मान लो अगर इसमें से 5 ग्राम गैस बाहर निकली तो बिल्कुल उसी टाइम 5 ग्राम CO2 गैस उस लिक्विड में घुल भी जाएगी। इसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं और इस टाइम पर जो बोतल का प्रेशर होता है वो सेम होता है जिस प्रेशर पर ड्रिंक में गैस ऐड करी गई थी। लेकिन ये मोस्ट आइडियल कंडीशन है, मतलब जब हम ये मान लें कि जब CO2 के मॉलिक्यूल्स उस लिक्विड में घुल रहे थे, वहां से लेकर उसके पैकेजिंग तक अगर एक भी CO2 का मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकला तो उस कंडीशन में ये सेम रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसी आइडियल कंडीशन रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, तो असल में इस ऊपर वाले पार्ट का प्रेशर उससे थोड़ा सा कम ही रहता है। और जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदते हो तो उस समय उसका वो गैस और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम पर होते हैं और जब आप उसे शेक करते हो तो जितनी गैस बाहर निकलती है उतनी ही गैस वापस उस ड्रिंक में घुल भी जाती है और इस तरह बोतल का प्रेशर सेम बना रहता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि बोतल को शेक करने पे उसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा नहीं, लेकिन जब हम बोतल को शेक करने के बाद उसे खोलते हैं तब उसमें से ये फिजीनेस इतने प्रेशर के साथ बाहर क्यों आती है ना सोचने की बात। मतलब हमने शेक करा, उसका प्रेशर तो बढ़ा नहीं, तो फिर कैसे, फिर क्यों? मतलब इसका जवाब है न्यूक्लिएशन साइट्स।
जब हम बॉटल को शेक करते हैं तो ड्रिंक के अंदर मौजूद CO2 बहुत ही कम मात्रा में बाहर निकलकर टाइनी टाइनी बबल्स बना लेते हैं और ये बबल्स इतने सारे और कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि हमें लिक्विड के अंदर ये दिखाई भी नहीं देते। और जैसे ही हम बॉटल को खोलते हैं तो बाहर का प्रेशर कम होने की वजह से ये टाइनी बबल्स एक्सपैंड होना शुरू कर देते हैं और हाई स्पीड से बाहर की तरफ निकलते हैं। और इनके बाहर निकलते वक्त फ्रिक्शन की वजह से उस लिक्विड में से और भी CO2 गैस बाहर निकलने लगती है और वो भी एक्सपेंड करना शुरू कर देती है और ऐसे ही ये पूरी एक चेन बन जाती है और आपको कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चलिए बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर्स के बारे में। अपस्टॉक्स एक एप्लीकेशन है जहां आप अपनी सेविंग्स को काम पर लगा सकते हो ताकि आपका पैसा सिर्फ बैंक में यूं ही पड़ा ही ना रहे, बल्कि वो आपके लिए काम करे और आपको उस पैसे से और पैसा कमा कर दे। इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट स्टॉक मार्केट और हाईली रेटेड ग्रोइंग अपस्टॉक्स ऐप में आप घर बैठे पेपरलेस डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में, और वो भी बिल्कुल फ्री। और मैं आपको बता दूं कि इस ऐप के इन्वेस्टर खुद रतन टाटा हैं। दोस्तों, कहीं और अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको उसके चार्जेस देने पड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको फ्री अकाउंट के साथ साथ अकाउंट बनाते वक्त वहीं पर रेफरल कोड अपस्टॉक्स 500 को ऐड करना है और आपको अपस्टॉक्स टीम की तरफ से एक 300 रुपए का फ्लिपकार्ट कूपन मेल कर दिया जाएगा और आपके विद इन अ वीक फर्स्ट ट्रेड के बाद 200 रुपए का कूपन और मिल जाएगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी जैसे कि टवागा, ओरो स्टॉक्स और एडवाइजरी मंडी से आपको 28,000 रुपए तक की फ्री सर्विसेज भी मिलेंगी। सो गाइस, जल्दी से नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर इस ऐप को अभी डाउनलोड करो और स्टार्ट कर दो अपना ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट विद अपस्टॉक्स। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके और दूसरे सारे फीचर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। नंबर 2, अगर आप साइंस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो तो आपने ये जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि सॉल्ट ऐड करने से आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 से कम हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10% सॉल्ट सॉल्यूशन आइस के मेल्टिंग पॉइंट को 0 डिग्री से -6 डिग्री सेल्सियस तक कर देता है। यानी अगर आप बर्फ के ऊपर नमक डाल दोगे तो वो 0 डिग्री आने से पहले ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, जो कि अमेजिंग बात है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कश्मीर या लेह लद्दाख या फिर ऐसी ही बर्फीली जगहों पर जब रोड पर बर्फ जमा हो जाती है और वहाँ का टेम्परेचर लगभग -5, -10, -20 डिग्री तक रहता है, तो ऐसे में उस बर्फ पर सॉल्ट गिरा दी जाती है ताकि उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करा जा सके और बर्फ 0 डिग्री के आने से पहले ही मेल्ट हो जाए। अगर मैं अब आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर मैं 2 सेम आइस क्यूब्स को 2 अलग अलग सॉल्यूशन में डाल दूं, एक नॉर्मल फ्रेश वाटर और दूसरा सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, तो कौन सी आइस क्यूब पहले मेल्ट होगी? हालांकि गाइस, मुझे मालूम है, ये तो एकदम सिंपल है, सॉल्ट वाटर वाला आइस। अभी तूने ऊपर बताया ना। अरे गाइस गाइस गाइस, ये जादू कैसे हुआ? मैं तो चौंक गया। क्यों, आप भी चौंक गए ना? आइस कितनी जल्दी मेल्ट होगी ये टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके आसपास का सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना है। और क्योंकि सॉल्ट वाटर की डेंसिटी नॉर्मल वाटर से ज्यादा होगी, इसीलिए नॉर्मल वाटर में आइस के मेल्ट होने के साथ जो लिक्विड उस आइस में से वाटर बनेगा, उसका टेम्परेचर कम होने की वजह से वो नॉर्मल वाटर से थोड़ा सा हैवी होगा और वो नीचे आ जाएगा और नीचे का नॉर्मल पानी ऊपर के इस ठंडे पानी को रिप्लेस कर देगा और फिर से आइस क्यूब के आसपास नॉर्मल वाटर जमा हो जाएगा, जो कि उस आइस को और जल्दी मेल्ट करने लगेगा। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि आइस पूरी तरह मेल्ट नहीं हो जाती, जबकि सॉल्ट वाटर में ऐसा नहीं होता। इस केस में आइस के मेल्ट होने के बाद प्रोड्यूस हुए लिक्विड की डेंसिटी सॉल्ट सॉल्यूशन से कम होती है। इसीलिए जब ये बर्फ पिघलती है तो उसका पिघला हुआ पानी बर्फ के आसपास ही जमा होता रहता है और वो नीचे नहीं जा पाता। इसीलिए आइस क्यूब के आसपास का टेम्परेचर भी कम बना रहता है और सॉल्ट वाटर में आइस नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में स्लो मेल्ट होता है। नंबर 3, जिस तरह से हम आज अपने मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमारे मोबाइल फोन्स हमारी लाइफ का एक इंटीग्रेटेड पार्ट बन चुके हैं। यानी जैसे रोटी, कपड़ा, मकान ये जरूरी है, उसी तरह इंटरनेट और मोबाइल भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो चुका है। लेकिन मोबाइल फोन टेक्नोलॉजीज में इतनी एडवांसमेंट के बावजूद
कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें अभी भी डिसअपॉइंट कर देती हैं। जैसे आप अगर कभी किसी इंपॉर्टेंट कॉल पर हो और ऐसे में आप लिफ्ट के अंदर चले जाते हो, तो जैसे ही लिफ्ट थोड़ा सा ऊपर या नीचे जाती है तो आपकी कॉल वहीं पर कट हो जाती है। ऐसा आखिर क्यों? आपके घर में या फिर आप कहीं भी दूसरी ऐसी जगह चले जाते हो, वहाँ तो ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पर क्यों? वेल, जब हम फोन पर बात कर रहे होते हैं तो हमारा फोन हमारे नजदीकी सेल टावर से 2 वे कम्युनिकेशन करता है। एक, टावर के एंटीना द्वारा एमिट किए हुए सिग्नल्स को रिसीव करना और दूसरा, अपने रेडियो एंटीना की मदद से सिग्नल को टावर तक भेजना। और ये सिग्नल रेडियो वेव्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। मोबाइल नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाली फ्रीक्वेंसी 450 से 3800 मेगाहर्ट्ज की होती हैं, जो कि माइक्रोवेव्स की रेंज में आती हैं। और ये इतनी पावरफुल नहीं होती कि एलिवेटर के थिक मेटल वॉल्स को पेनिट्रेट कर पाए। वेल, अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि नेटवर्क ऑपरेशंस के लिए हम माइक्रोवेव्स की जगह हायर फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, जो कि इन वॉल को आसानी से पेनिट्रेट कर पाए, ताकि कोई भी ऐसी जगह ना रहे जहां हमारा मोबाइल नेटवर्क ना पहुंच सके। वेल, वैसे तो ये काफी बेकार आइडिया है, क्योंकि जितनी हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स हमारे आसपास रहेंगी, ये हमारे लिए उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती जाएंगी। लेकिन चलो, थोड़ी देर के लिए अगर हम उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को इग्नोर कर भी दें, तो मैंने आपको बताया था कि मोबाइल फोन्स कम्युनिकेशन करने के लिए 2 वे कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए आपके फोन में लगे एंटीना को भी उतनी ही हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल एमिट करना होगा जितनी कि वो एंटीना से आ रही है। और ये आपके मोबाइल फोन्स के लगे छोटे छोटे एंटीनास और उसकी बैटरी के लिए पॉसिबल नहीं है। गाइस, इसलिए फिलहाल इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, एक सोल्यूशन जरूर है, पहले बात कर लो फिर लिफ्ट में घुसना। बात करते करते लिफ्ट में घुसना जरूरी है क्या? है ना? सही है ना? गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, समझ गए ना? वरना जादू आ जाएगा, और फिर जादू आया ना, समझ लो फिर।